नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ शब्बीर अहमद और न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चुनावी कार्यक्रम 24 के रण में आप सभी का स्वागत है। जिले दर जिले होते हुए हमारा कारवां पहुंचा है रतलाम यानी नमकीन की शहर में, और यहाँ का नमकीन विश्व प्रसिद्ध है। और आज हम चर्चा करेंगे रतलाम झाबुआ अलीराजपुर की लोकसभा सीट पर। यहाँ की तासीर जिले में ही बदल जाती है। रतलाम शहर बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन जैसे ही झाबुआ में एंटर करते हैं, अलीराजपुर में करते हैं, यहाँ पर कांग्रेस का प्रभाव देखने को मिलता है। करीब 18 बार यहाँ पर चुनाव हुए हैं, 14 बार बीजेपी जीती है, लेकिन लगातार पिछले 2 बार की बात की जाए तो यहाँ पर मोदी मैजिक देखने को मिल रहा है और यहाँ पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है। और इन्हीं तमाम चीजों पर करेंगे चर्चा कि आखिर क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं लोकसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि पिछले 24 घंटे के अंदर बात की जाए तो एक मुद्दा काफी चर्चा में बना हुआ है झाबुआ को लेकर, अलीराजपुर को लेकर, क्योंकि वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने एक जिक्र किया है महिलाओं को लेकर कि जिनकी 2 पत्नियां रहेंगी उनको भी 2 लाख रुपए देंगे। अभी जब यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के नेता पहुंचे भी थे तो उन तमाम चीजों को लेकर चर्चा भी हो रही थी। मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहेंगे भगत भदौरिया, MIC मेंबर हैं बीजेपी की तरफ से, बसंत पंड्या रहेंगे कांग्रेस के नेता, और मेरे साथ रतलाम की जनता जनार्दन भी रहेंगे जिनसे सवाल लेंगे और जवाब लेंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से। और इस कार्यक्रम के हमारे स्पॉन्सर हैं सेज यूनिवर्सिटी भोपाल और मंगलयतन यूनिवर्सिटी जबलपुर। चलिए चुनावी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बातचीत करेंगे जनता से ही। क्या मुद्दे हैं यहाँ के, बात की जाए तो रतलाम झाबुआ? भारतीय जनता पार्टी ने देश को एक स्थिर सरकार दी है, एक मजबूत सरकार दी है। ऐसी सरकार दी है कि 2014 के पहले जब हम टीवी चालू करते थे तो यही सुनने में आता था कि आज वहाँ बम ब्लास्ट हुए, आज यहाँ बम ब्लास्ट हुए, आज वहाँ आतंकी हमले हुए, वहाँ आतंकी हमले हुए, और आज ये शब्द सुनने को नहीं मिलता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी स्थिर सरकार दी है कि देश में न कहीं बम ब्लास्ट हो रहे हैं, न कहीं आतंकी हमले हो रहे हैं। और अगर पड़ोसी देश आके अगर हमें आंखें भी दिखाता है तो हम घर में घुस के मारते हैं। हमारे मोदी जी ने पड़ोसी देश में आतंकवादियों को घर में घुस के मारा है। और जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, वहां पर हमारे जो भारतीय छात्र फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए 4.5 घंटे युद्ध रुकवा दिया हमारे मोदी जी ने और उनको निकाल के लाए। माइक के भी आवाज आएगी जी, बोलिए। हमारे मोदी जी के भक्तों की खासियत यह है कि उनके लिए मूर्ति पूजा बड़ी मायने रखती है और वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की पूजा करेंगे। आप बताओ, आप पत्रकार हो, यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की क्षमता रखते हैं क्या? हिंदुस्तान में तो कोई पूछ नहीं रहा है। हिंदुस्तान में तो कोई पूछ नहीं रहा है। अब क्या करेंगे? इनके पास कुछ मसाले नहीं है। और विकास के मुद्दे ये हैं कि जो 60 रुपए पेट्रोल था 110 रुपए बिक रहा है। 20 सालों से यहाँ पे सरकार है। गली आप सामने देख लो, यहाँ तारों की क्या हालत है, कितना विकास इन्होंने किया आप देख लो। महिलाओं को लेकर एक मुद्दा छिड़ा हुआ है। आप महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, भूरिया जी कह रहे हैं बीजेपी ने उसको मुद्दा बना दिया है कि 2 लाख रुपए देंगे। हाँ बिल्कुल, बीजेपी क्या करती है कि दूसरे जो महंगाई के, बेरोजगारी के मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान भटकाना है और कहाँ कौन सी बात पकड़ना है और किसको लंबा। आप ही ने तो दिया मुद्दा, हम लोगों ने नहीं दिया। यही वाली बात है ना। ये अभी यहाँ पर मुद्दे स्थानीय मुद्दे पर चुनाव हो रहा है कि राष्ट्रीय के मुद्दे पर? क्योंकि आपकी तरफ से तो यही कहा गया है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। पंड्या जी, यहाँ पर जो चुनाव होने जा रहा है उसमें स्थानीय मुद्दे भी है और राष्ट्रहित के भी मुद्दे हैं। दोनों ही मुद्दे पे चुनाव होने जा रहा है। क्या लगता है यहाँ पर, क्योंकि झाबुआ तो ठीक है, झाबुआ अलीराजपुर, लेकिन रतलाम के आसपास से ही आपको पिछली बार लीड मिली थी। लग रहा है कि झाबुआ अलीराजपुर से भी आपको कुछ खास हासिल होगा इस बार? नहीं, ऐसा नहीं है। सारी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलेगी, क्योंकि हमारी जो सरकार ने हर क्षेत्र में, चाहे किसी भी महिला के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में काम करा है और उसका नतीजा आप 4 जून को देख लीजिएगा। पंड्या जी कह रहे हैं कि हर क्षेत्र में काम हुआ है। कितना काम हुआ है? विकास के नाम पे और जिन बातों पे चुनाव होना चाहिए वो तो है नहीं। अनलगर बातें सगों पे छोड़कर जो है चुनाव को कई टर्न किया जा रहा है। वास्तविक रूप से रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र में विकास की बहुत संभावना है, लेकिन यहाँ पिछले 20 वर्षों से तो भाजपा का कब्जा है। साथ में यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको रतलाम शहर के लोगों ने विशेष तौर पे
पिछले भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद थे गुमान सिंह जी डामोर, उनको रतलाम की जनता ने अच्छा खासा बहुमत देकर जिताया था, लेकिन उन्होंने रतलाम की जनता का एक तरीके से कहा जाए तो अनादर ही किया। रतलाम शहर को उन्होंने विकास के रूप में सौगात मात्र 10 लाख रुपए दिए। 60,000 वोट से 50,000 वोट से जिताने वाले शहर को मात्र 10 लाख रुपए 5 साल में देना, ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है और इनका कथनी और करनी का अंतर यहीं समझ में आ जाता है। स्थानीय पत्रकार भी मेरे साथ हैं, उनसे भी जान लेते कि आखिर किन मुद्दों को आधार बनाते हुए यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। सर, किन मुद्दों को आधार बना के यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं? क्योंकि मुद्दे तो कल भूरिया जी ने कुछ और जिक्र करा। अनिल सिंह जो चौहान साहब हैं यहाँ के मंत्री, उन्होंने, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने कुछ और एक धमकी दे दी विक्रांत भूरिया को। क्या ये स्थानीय मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है कि कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं? भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर अग्रसर है, वहीं कांग्रेस इसे स्थानीय मुद्दों पर लेकर अपने वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि कांतिलाल भूरिया के जो सुपुत्र है झाबुआ के विधायक विक्रांत भूरिया, वो लगातार वन मंत्री जो जिनकी पत्नी अनीता चौहान जो वो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी से, वन मंत्री पे लगातार निजी हमले कर रहे हैं और इसके प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी भी निजी हमले कर रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय मुद्दों पे फोकस थी, लेकिन कांग्रेस उसे स्थानीय मुद्दों पे, यानी ये कह सकते हैं कि कांग्रेस कामयाब हो गई लोकल मुद्दे पे लाने। कांग्रेस उसे स्थानीय मुद्दों पे मोड़ने में अभी सफल दिख रही है फिलहाल। डाकू से स्टार्ट हुआ था सर शायद से? जी, डाकू शब्द से उन्होंने झाबुआ में शुरुआत करा था। डाकू के बाद वो चोर और बहुत सारी चीजों पे निजी हमले शुरू हो गए हैं और वो अभी लगातार जारी है। हालांकि कांतिलाल भूरिया कल कुछ अपनी उनकी जुबान फिसली है और उसे भाजपा ने लपक लिया है, तो हो सकता है अभी आने वाले 2 दिनों में ये चुनाव और रोचक हो जाएगा। एक चीज और बताइए सर कि रतलाम शहर से कांग्रेस का करीब 50-60 हजार के आसपास का गड्ढा था, लग रहा है कि पूरा हो पाएगा? क्योंकि कहा जा रहा है रतलाम ग्रामीण और रतलाम शहर ने ही हरा दिया था उनको चुनाव, उधर से तो ठीक ठाक थे। रतलाम शहर और रतलाम ग्रामीण में बीजेपी की निसंदेह बहुत बड़ी लीड है, लेकिन कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है क्योंकि जोबट से कांग्रेस के पास बहुत बड़ी लीड है। उसके अलावा सेलाना भी ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस वहां से लीड ले सकती है। तो ऐसा मुकाबला कांटे का, ऐसा एक तरफा मुकाबला यहाँ रतलाम लोकसभा में कभी रहा ही नहीं। परिवारवाद भी है, एक सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि अनीता सिंह चौहान बीजेपी के जो सरकार में मंत्री है, मोहन सरकार में उनकी पत्नी है और सामने भी परिवारवाद है। आपके पास से एक मुद्दा चले गया परिवारवाद का जो आरोप लगाते, क्योंकि यहाँ तो सीधे तौर पर परिवारवाद देखने को मिल रहा है। भैया यहाँ पे परिवारवाद नहीं है। जो भी वो महिला है वो इसके पहले भी 2 दफे जिला पंचायत के अध्यक्ष रही हैं और शिक्षित हैं, पीएचडी कर रखी और एलएलएम कर रखी। परिवार वाला बात मुद्दा नहीं है यहाँ पर। भदौरिया जी, तो फिर विक्रांत भूरिया को लेकर भी आप लोग सवाल उठाते हैं कि उनके पिता सांसद का चुनाव लड़ा है, बेटा विधायक का चुनाव लड़ लिया, विधायक भी बन गए। हमारे जो प्रत्याशी हैं योग्यता के आधार पर, शिक्षित आधार पर उनको टिकट दिया गया है। कांतिलाल जी भूरिया की बात अगर करें तो वहां पर कांग्रेस के अंदर परिवारवाद कब से चला रहा? आजादी के बाद से कांग्रेस के अंदर परिवारवाद चला जा रहा है। एक ही परिवार पूरी पार्टी को चलाती आ रही है, इसको कहीं पे ही नहीं छुपा, पूरे राष्ट्र को मालूम है। पंडिया जी, आप के ऊपर यह आरोप है कि परिवारवाद ये करते हैं, लेकिन यहाँ पर जिनको टिकट दिया गया वो जिला पंचायत अध्यक्ष इनको अपना मीठा जो लगता है वो अच्छा है, मीठा मीठा खा लेते हैं और कड़वा कड़वा थूक देते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनको दूसरा का घर ही नजर आता, अपना घर नजर नहीं आता। इनके घर जसवंत सिंह के बेटे को अगर टिकट दे तो वहाँ परिवारवाद नहीं है। सीधी शिवराज सिंह के घर में से किसी को उम्मीदवार बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अनीता नागर सिंह चौहान को बनाए। जो ये कह रहे हैं हमारी प्रत्याशी बूथ की अध्यक्ष रही, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रही, जिला पंचायत की 2 बार अध्यक्ष रही और अब पार्टी ने उनकी योग्यता के आधार पर उनको प्रत्याशी बनाया। भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ताओं को टिकट देती है। परिवारवाद का उदाहरण ये है कि इनके पास प्रत्याशी नहीं है, बार बार उठा के एक ही सड़ा घिसा पिटा कर। अरे भैया, आपके पास नहीं है उम्मीदवार तो इनसे ये पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी को टिकट दिया, उनकी क्या योग्यता है? गांधी परिवार का बेटा, बस ये योग्यता है। हाँ, बताते। शिवराज जी के घर में से नाम पूछो, कौन किसको उम्मीदवार बनाया? नाम बताओ आप शिवराज जी के परिवार। यहाँ पूछ रहे विजया राजे सिंधिया, यशोराज सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, दुष्यंत उनके सुपुत्र। ये परिवारवाद नहीं होता है? हाँ, आपके अंदर योग्यता हो गई। क्या योग्यता है बताइए?
दूसरा सुनिए, राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह, इनके कल्याण सिंह के पुत्र उन पौत्र तीनों चुनाव में राजवीर है। और सुनिए, अमित शाह के पुत्र अरे एक मिनट शांत रहो ना यार। अमित शाह के पुत्र जय शाह कौन सा क्रिकेट खेलते थे? कभी बल्ला भी पकड़ा था क्या? AICC संभाल है? आप मेरे को बताओ, इनके पास परिवारवाद के अलावा है क्या? इनको तो खाली अपनी कैबिनेट, किचन कैबिनेट दिखती है। कार्यकर्ता बेचारे दरी उठाते रहते हैं। भारतीय कांग्रेस से, बाकी पार्टियों से 145 लोगों को इन्होंने बुला के सांसद बना लिया। जो संगठन के इनके लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? तो परिवारवाद तो इनके पास। दल बदल को लेकर भी चर्चा करेंगे, कुछ कह रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं, आप मीडिया से कंसल्टिंग है, इस देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव लोकसभा का संपन्न होने जा रहा है, जो देश की लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की और आम जनता के हितों को लेकर, मुद्दों को लेकर चुनाव होता है। लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, आज युवा लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो वर्तमान जो मुद्दे होना चाहिए जनहित के अंदर, उन मुद्दों पर चुनाव का फोकस ना करते हुए उन आम जनता और भारतीय नागरिकों को दूसरे बातों में उलझाकर और ये आरोप प्रत्यारोप लगाकर उनको उलझा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि देश के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है, राष्ट्रीय दल के हम भी कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय दलों को 5 साल जनता को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि आगामी 5 साल में हम जनहित, मध्यम परिवार, गरीब परिवारों के हितों के लिए हम ये काम करेंगे। भदौरिया जी, सवाल है, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि खासकर रतलाम में तो इतना नहीं है, शहर की बात करें, लेकिन झाबुआ और अलीराजपुर जो इससे सटे हुए इलाके, जो संसदीय क्षेत्र आते हैं, वहां पर पलायन, गुजरात जाना पड़ता है, दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। ये समस्या का हल नहीं हुआ। ये सवाल कांग्रेस पे भी जायज है, क्योंकि 18 बार चुनाव हुए, 14 बार वो जीते, केंद्रीय मंत्री भी रहे कांतिलाल भूरिया, 8वीं बार तो वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी सरकार ने जो भी हमारे कुछ जो आदिवासी बेल्ट्स है, जो गुजरात के अंदर काम करने जाते थे, उस पलायन जो हो रहा था उस पर काफ़ी हद तक रोक लगाई है। और जो अभी हमारे साथी जो आरिफ भाई बोल रहे थे कि मुद्दों की बात और जो रोजगार, यहाँ पे आप देखिए, यहीं से देख लीजिए, कभी आपने सोचा था कि ऐसा मतलब 2 लेन और 4 लेन रोड बन जाएगा? कभी आपने सोचा था? 60 साल तक कभी आपने सोचा था? और रही बात जो कल्याणकारी योजनाओं की, आज 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास, गैस के कनेक्शन, जो कि आपकी सरकार के अंदर माताएं बहनें जब चूल्हा फूकती थी धुएं से उनकी आंखें खराब हो जाती थी और ऑपरेशन होते थे, आज करोड़ों को घर दिया गया है। और लाडली लक्ष्मी योजना, आज जो हमारे कल आपके एक नेता बोल रहे थे कि 2 शादी करेंगे तो 2 लाख, तो 4 शादी करेंगे तो मतलब 4 लाख देंगे। आप कहते हैं राष्ट्र नेता होने के बाद जो शब्द कहते हैं, उन शब्दों को भी नाप तोल के उनको बोलना चाहिए। बसंत पंडिया जी, आप पर भी सवाल है, क्योंकि आपकी भी सरकार रही है, केंद्र में भी, राज्य में भी। राज्य की तो बहुत लंबा समय हो गया, राज्य का तो बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन कांतिलाल भूरिया ने क्या काम किए? आदिवासियों के पलायन को रोकने के लिए आदरणीय कांतिलाल जी भूरिया ने, चूंकि पूरा एरिया जो है एक तरीके से बंजर भूमि के रूप में था, जिसको हरियाली पनपई, वहाँ नहरों का जाल बिछवाया है। आदरणीय भूरिया जी के नेतृत्व में यह काम हुआ, जिससे ये कहा जा सकता है कि लगभग 60 से 70% के आसपास जो है पलायन वहाँ रुका है। कुछ लोग जो है मजदूरी के कारण जाते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ कहानी है, जिनकी इच्छा होती है वो पलायन शब्द यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, मेरा ये ऐसा मानना है। ये क्या किया जाना चाहिए, ये भी बता दीजिए आप। रोजगार नहीं है मध्य प्रदेश में, कोई ऐसा नया रोजगार पिछले 20 साल में भाजपा की शासनकाल में कोई बड़ा रोजगार, एक भी उद्योग मध्य प्रदेश में नहीं आया। मध्य प्रदेश का पूरा एरिया, खासतौर पे मालवा का, रतलाम, झाबुआ का जो पूरा बेल्ट है, इसमें एक भी उद्योग आज तक नहीं लगाया गया। खाली बताया गया है कागज पे कि हम इतने करोड़ की योजना ला रहे हैं और ये कर रहे हैं, आज तक एक उद्योग नहीं हुआ। ठीक है, रोजगार ही नहीं तो आदमी पलायन करेगा ही। राम मंदिर मुद्दा है या नहीं है? यहाँ पर राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के नेता आरोप लगाते थे कि राम मंदिर बनेगा तो इस देश में कत्लेआम मचेगा। आप देखिए, एक मक्खी तक नहीं मरी पूरे हिंदुस्तान में, और राम मंदिर बन के तैयार हुआ। धारा 370 हटी, कश्मीर में किसी तरह का कोई अपवाद, उपद्रव नहीं मचा। तो कुल मिला के ये जो चुनाव है, एक विचारधारा के बीच है। एक विचारधारा जो भारत माता की जय से अपने कार्यक्रम को शुरुआत करती है, और एक विचारधारा वो है जो कहती है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद 2 नेताओं के बीच चुनाव है,
एक नेतृत्व राहुल गांधी का उठा के लीजिए। आप इन विचारों की स्थिति देखिए, वो रोड शो निकालता है यहाँ पे और ये खड़े रह जाता है मंच पे, वो देखता भी नहीं है, कुल मिला के गंभीर ही नहीं है। मॉडलिंग करने आया था रतलाम में, जीप पे खड़ा, टी शर्ट टाइट पहन के, और निकल गया सरवन भी सुबह 8 बजे चले गया। और यहाँ हमारे नरेंद्र मोदी तो बहुत दूर की बात है, हमको हमारा बूथ का कार्यकर्ता रतलाम में जितने कांग्रेस है ना, इतना हमारे एक बूथ पे कार्यकर्ता है, एक बूथ पे इतने कार्यकर्ता है। क्या कह रहे हैं आप, तो पदाधिकारी हैं। नहीं, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कहाँ कमी है भैया? नहीं, कहाँ कमी है? अरे हमारे बूथ पे लगे हुए हैं, तुम यहाँ बैठे हो फालतू लोग, हमारे काम कर रहे हैं। हाँ, आ रहा मैं आपके पास आऊंगा। ये फालतू लोग बोल रहे हैं, तभी तो हम 60,000 से जीते। इनकी टेबल लगाने वाले नहीं मिलते, बूथ पे कोई टेबल लगाने वाला नहीं मिलता है। मेरे वार्ड की बात कर रहा हूँ, इनकी टेबल ही नहीं लगती है वहाँ पे। ये अगर बोल रहे हैं कि इनके बूथ पे बहुत कार्यकर्ता हैं, तो फिर ये जीतते क्यों नहीं है? विधानसभा लोकसभा में इतने करारी वोटों से क्यों हारते हैं? बेईमानी होती है, मशीनों में हो या तुम्हारे यहाँ हो, रातों रात बढ़ जाते हैं लोग, बिक जाते हैं तुम्हारे यहाँ, इसलिए होती है। लेकिन रतलाम शहर बीजेपी का गढ़ है, ये मानना पड़ेगा। सीपीएम के नेता भी मेरे साथ हैं, अभी प्रचार भी कर रहे थे यहाँ पर। इंडिया गठबंधन की एक तस्वीर देखने को मिली। आप कहाँ से? यहीं जबलपुर से आए हैं, यहीं की? मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्र सचिव मंडल सदस्य और किसानों का प्रदेश का पूर्व अध्यक्ष हूँ। क्या लग रहा है यहाँ पर? आप लोग, आपने घूमा, पूरा देखा, रतलाम झाबुआ। ये रतलाम झाबुआ संसदीय क्षेत्र जो है, इस चुनाव में जनता बदलाव की मानसिकता में है और इंडिया गठबंधन समर्थित कांग्रेस के जो उम्मीदवार कांतिलाल भूरिया जी हैं, उनके पक्ष में एक वातावरण दिनों दिन निर्मित हो रहा है। और जहां तक इस लोकसभा चुनाव का सवाल है, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने जो नारे दिए 400 पार, 400 पार का मतलब है इस देश के संविधान और लोकतंत्र में बदलाव लाना चाहते हैं। 400 पार का मतलब ये है हमारे देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके अधिकारों में कटौती करना चाहते हैं। सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए। 400 का आशय क्या है? इस देश के अंदर डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर के संविधान में जो दलित, आदिवासी, पिछड़े और महिलाओं को जो आरक्षण की सुविधा दी गई है, भाजपा बदलाव लाना चाहती है। और 2025 में आरएसएस का स्थापना दिवस है। ये हिंदुस्तान में अंबेडकर के संविधान की जगह नागपुर के गोलवलकर के संविधान को लागू करना चाहिए। भदौरिया जी, बड़ा आरोप है, जब जोबट आए थे राहुल गांधी तब भी उन्होंने यही जिक्र करा, संविधान की कॉपी उनके हाथ में थी और कह रहे थे कि आरक्षण खत्म कर देंगे आप लोग। मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बोला है डंके की चोट पे कि किसी भी प्रकार से संविधान से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और सारे ही चैनलों पे दिखा गया, आप भी एक चैनल से, आपको भी ये ज्ञात होगा कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बोला किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं की। और हमारे साथी वरिष्ठ, इनको बताना चाहूँगा कि आरक्षण पे डाका किसने डाला, आरक्षण पे डाका किसने डाला ये मालूम होगा। और कई विशेष वर्ग को हमारे हाल ही में कई राज्यों की सरकार ने ओबीसी वर्ग की कटौती करके और किसी विशेष वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया है। बीजेपी ने जब से देश आजादी से लेकर आज तक किसी भी वर्ग का कहीं पे भी आरक्षण पर डाका नहीं डाला है। और रही बात हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर की, हमारी पार्टी भी पूरी उनकी विचारधारा को मानते हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व भी बिल्कुल उनका। आज हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने सफा बोला है कि संविधान से किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये कुछ कह रहे थे कि भाई साहब बोल रहे हैं कि ये संविधान बदलना नहीं चाहते हैं, मान लिया इनकी बात, ये दिल से बोल रहे होंगे, संविधान के लिए इज्जत रखते होंगे। लेकिन इनके ही मंत्री हेगड़े जी, अभी उन्होंने क्या बोला आपको मालूम है? ज्योति मिर्धा बहन राजस्थान में एमपी का चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने क्या बोला कि 400 वोट अगर हमको 400 लोकसभा में सीटें दोगे तभी हमारी ताकत होगी, हम संविधान बदलेंगे। जो इनके उम्मीदवार, जैसे महिलाओं के मामले में आप लोग कांग्रेस एक के बाद एक मुद्दा दे रही है, वैसे आरक्षण और संविधान के मामले कई नेताओं के बयान है और वो जिक्र भी कर रहे हैं कि 400 सीट आएगी तो संविधान बदलने की बात कह रहे हैं, और फिर वो कांग्रेस उसको मुद्दा बना रही है। राहुल गांधी जी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, क्या वो बढ़ावा नहीं दे रहे हैं आरक्षण को? जातिगत जनगणना की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी जी, इनके नेता कर रहे हैं। जातिगत जनगणना क्यों होना चाहिए, काहे के लिए होना चाहिए? आरक्षण का सीधा विरोध कर रहा है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण खत्म करने के लिए आपको 400 सीट चाहिए, संविधान को बदलने के लिए 400 सीट चाहिए। एक मध्य प्रदेश के अंदर दलित उत्पीड़न, आदिवासी उत्पीड़न बढ़ा जा रहा है। अभी जेएस के प्रदेश अध्यक्ष
रामदेव काकड़ा जी के पर भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा हमला किया गया, वो जीवन और मृत्यु के बीच में झूल रहा है। प्रदेश में लगातार जब से भाजपा की सरकार रही है और देश में भाजपा की सरकार रही है, तब से आदिवासी और अति पिछड़ा वर्ग और एससी के ऊपर लगातार उत्पीड़न बढ़ा है। कहीं पे घोड़ी से उतारा जाता है, कहीं पानी नहीं पीने दिया जाता है, लगातार प्रदेश के। ये जवाब लूंगा पंडित जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उस समय जवाब नहीं आ पाया था। राम मंदिर वो कह रहे हैं कि कत्लेआम हो जाता था, आप ये खौफ पैदा करते थे। राम मंदिर का फैसला भी हो गया, धारा 370 भी खत्म हो गई और ये तमाम चीज अब मुद्दा भी बन रहा है और शहरी इलाकों में उसका प्रभाव भी देखने को मिल रहा है और उसके नाम पर वोट भी पड़े हैं। हमने कई इलाकों का दौरा थोड़ा सा आपको इस चीज में पीछे ले जाऊं। राम मंदिर का जो बरसों से ताला लगा हुआ था, उसे ताला खोलने का काम आदरणीय राजीव गांधी जी ने किया। शिलान्यास ये खुलकर आप लोग मानते नहीं है ना, ताला लगा किसने था? शिलान्यास भी राजीव गांधी जी ने किया और हाईकोर्ट इलाहाबाद का जब फैसला आया तब देश के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी। जब इन्हें राम मंदिर के फेवर में फैसला आया तब भी कहीं ये नहीं है। और ये राम मंदिर का जो निर्माण है ये इनकी कोई इसमें भूमिका नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर है। ये जो भी कुछ कह रहे हैं सरासर झूठ है। खुलकर स्वीकार कभी नहीं करा आपने। जब हम लोकल स्तर पे पहुंचते तो वहां के नेता जरूर कहते हैं कि राजीव गांधी ने इसकी शुरुआत करी थी, राजीव गांधी ने पट खुलवाए थे, लेकिन जब बड़े स्तर पर बात आती है तो आपके नेता राम मंदिर के मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं। आमंत्रण दिया गया था इनको राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का, इनके नेता क्यों नहीं गए वहां पे? क्यों नहीं गए? क्यों आमंत्रण स्वीकार नहीं किया? 21 वकील कौन थे? 21 वकील से पूछिए, 21 वकील कौन थे? अरे जब आपके शंकराचार्य जी को आमंत्रित नहीं किया आपने, सनातन धर्म के 4 पीठ हुआ करती है, चारों पीठ के जो मठाधीश है शंकराचार्य जो आदि देव है हमारे इस धरती पे भगवान स्वरूप है, उनको उन्होंने जाने से मना कर दिया कि हम अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। आपने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए साथी को बताना चाहूंगा निर्माण किया। आपकी पार्टी ने भगवान को ही काल्पनिक बता दिया है, तो फिर क्या है? मेरा चैलेंज है, भगवान को काल्पनिक बता दिया है आपने, राम भगवान ही काल्पनिक मेरे मित्र को खुला चैलेंज है कि अगर काल्पनिक का पार्टी की ओर से अधिकृत बयान हो तो आप कहोगे जो कर जाऊंगा। अरे पार्टी की ओर से कोई बयान नहीं है, झूठी बात। आप झूठी बात, मेरा पार्टी की ओर से कोई बयान नहीं है, धर्म की बात बयान ही नहीं करेगा वो ज्यादा अच्छा है, या धर्म की बात धार्मिक गुरु करेगा वो अच्छा है? धार्मिक गुरु करेगा धर्म की बात तो वो ज्यादा अच्छा होगा। और धार्मिक गुरु जो हमारे चारों शंकराचार्य चारों नहीं गए तो ये लालत है धर्म की बात करने पे। जिन्होंने हमको सिखाया धर्म होता क्या है वो आपकी प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आए। सवाल आप उनसे करो, वो जवाब देंगे तुमको। ठीक है, किसान नेता भी हमारे साथ। किसान भी एक बड़ा मुद्दा है इस इलाके में क्योंकि ग्रामीण इलाका है, सिर्फ रतलाम। 1 घंटे से राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव हो रहे हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसान है, लेकिन किसने किसानों की बात उठाई? आज जब सरकार बीजेपी किसानों के खाते में पैसा जा रहा है घर पे। हाँ मैं बता रहा हूँ, 2000 की भीख देकर 80% जीएसटी ले रहे हो। जो 4 लाख का ट्रैक्टर था आज 7 लाख में हो गया है। 50 किलो का यूरिया का बैग 10 किलो यूरिया खा गए और बात किसानों की करते हैं। आज का किसान समृद्ध किसान है। जवाब लूंगा भदौरिया जी प्लीज। बोल रहा हूँ, किसानों से 50,000 रुपए छीन कर 10,000 रुपए उनके खाते में डालना कौन सी मजबूरी है? किसानों की ऋण माफी मनमोहन सरकार में हुई थी और अमित शाह जी ने बोला हमने कोई वादा नहीं किया था, जुमला था, और उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कितने करोड़ लोन माफ किए। किसान जब इस देश में वोट के लिए उपयोग किया जाता है किसान, आज आप गाइडलाइन से जब हेडलाइन निकलता है किसानों की जमीन आप अधिग्रहण करते हो तो आप गाइडलाइन के हिसाब से पैसे देते हो, जबकि उसकी वैल्यू कितनी होती है? भदौरिया जी आप बोलिए। जैसा कि हमारे साथी ने बताया, आज का किसान कितना समृद्ध हुआ है यहाँ पे सभी जानते हैं। आप जाके देखिए आज का किसान कितना समृद्ध हुआ। किसी समय उनके किसानों के घर एक कच्चे मकान हुआ करते थे, आज आप ग्राम में जाएंगे तो बड़ी बड़ी कोठियां बनी है। कितना इनकी गवर्नमेंट के समय कितना सिंचाई का रकबा हेक्टेयर में सिंचाई सिंचित भूमि थी और आज इस गवर्नमेंट के समय कितनी भूमि सिंचित की जा रही है। तो आज हमारा किसान भी समृद्ध हुआ। जैसे आज महंगाई की बात आती है कि महंगाई बढ़ी है, तो भैया रेलवे का क्षेत्र और निजी क्षेत्रों में तो पेमेंट भी बढ़ी। आज रेलवे के अंदर एक ड्राइवर की पेमेंट 1.5 से 2 लाख रुपए उस समय पेमेंट होती थी। तो हर प्राइवेट सेक्टर में पैकेज चलते हैं, तो आदमी महंगाई बढ़ी है तो किसान भी समृद्ध हुआ है। ठीक है बोलिए।
किसानों की बात कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि से किसानों को सम्मान किया है। 6,000 रुपए केंद्र सरकार देती है और 6,000 रुपए राज्य सरकार, 12,000 रुपए अगर एक घर में 4 खाते हैं किसी के तो 48,000 रुपए साल भर में किसानों को मिलते हैं। खेती करने की जरूरत नहीं। इसके अलावा सिंचाई का रकबा बढ़ा है, किसान श्रमबद्ध हुआ है। आज फिर पलायन क्यों करना पड़ रहा है यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को? झाबुआ अलीराजपुर के एक्चुअल क्या है कि वहाँ की परिस्थिति अलग है। वहाँ पे जो जमीन है वो इतनी उपजाऊ नहीं है, फिर भी वहाँ पर हमारे नहरे वेरे सब इतनी, और आज पलायन की जो बात कर रहे हैं, पलायन बिल्कुल नहीं हो रहा है। वहाँ पे सब श्रमबद्ध हैं और सभी खेती कर रहे हैं और आराम से रह रहे हैं। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं हमारे साथ शहर के, उनसे भी जान। मैम, भील भिलाला कितना मुद्दा है यहाँ पर? क्योंकि शुरुआत में ये कहा गया कि भील भिलाला वर्सेस चुनाव हो जाएगा, लग रहा है कि ये होगा? सर, अगर ज़मीनी स्तर पे बात किया जाए तो बीजेपी का एक प्लस पॉइंट होता है कि वो राष्ट्रीय मुद्दों पे चुनाव को कन्वर्ट करने में पॉसिबल ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कांग्रेस। लेकिन भील और भिलाला डेफिनेटली मुद्दा तो है, क्योंकि जातिगत जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनके साथ में जातिगत समीकरण चलते हैं, कम चलते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट तो देखने को मिलेगा। और जेएस के वोट भी, क्योंकि जेएस की जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस को समर्थन दे चुकी हैं, लेकिन वोटर्स कितना कांग्रेस के साइड जाते हैं, कितना बीजेपी के साइड जाते हैं, वो एक बहुत अहम फैक्टर रहेगा। एक चीज और है, बाप पार्टी का क्या हुआ यहाँ पर? उनको तो नोटिस तक दे दिया गया सैलाना, एकदम ये कह सकते हो चौंकाने वाला था परिणाम वहां का। उम्मीद ही नहीं थी ना कांग्रेस के नेताओं को कि हर्ष विजय गहलोत वहां से चुनाव हार जाएंगे, और पूरे मध्य प्रदेश में अगर तीसरी पार्टी या निर्दलीय भी जीते तो वही एक सीट थी। ऐसा क्या हुआ था और अभी क्या असर है यहाँ पर? क्योंकि बांसवाड़ा पड़ोसी जो सीट है वो तो कांग्रेस ने दे दी थी गठबंधन के तहत। बाप पार्टी का सवाल आपने पूछा, सवाल बड़ा अच्छा है, क्योंकि सैलाना कांग्रेस का गढ़ था। कांग्रेस के गढ़ में कांग्रेस को चित करने के लिए पर्दे के पीछे से जो इन्हें सपोर्ट किया, सही बोला आपने, वो सपोर्ट अब इनको तकलीफ दे रहा है। और आने वाले चुनाव में जो पिछले चुनाव, विधानसभा चुनाव में जो लीड थी, अगर वो कायम रख ले तो ये इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। के लिए बीजेपी के लिए वो तो 2-3 हजार की लीड थी 2019 में। खाली रतलाम जिले की, पूरे जिले की बात कर रहा हूँ, रतलाम शहर से 60,000 की लीड थी। अगर 35,000 की रतलाम ग्रामीण, हाँ ग्रामीण से 39,000 की लीड थी। आलोट में थी, जावरा में थी, हर जगह इनकी जो लीड थी, मतलब कांग्रेस की एक भी सीट नहीं थी। अगर वो उसको कायम रख ले तो इनके लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। और जिस राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए बीजेपी ने सैकड़ों करोड़ फूंक दिए, उस पप्पू के पीठ पे आके अब मोदी जी को खेलना पड़ रहा है। आप सबका साथ सबका विकास की बात करके चुनाव में आए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करके चुनाव में जीते आपने, और 10 साल सत्ता में रहने के बाद अगर आपको ये कहना पड़े कि कांग्रेस सत्ता में आई तो मंगलसूत्र छीन ले गए, कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी 2 भैंस में से 1 भैंस छीन के मुसलमानों को दे देगी, इससे बड़ा शर्म क्यों? एक चीज आप कह रहे थे कि पर्दे के पीछे जो खेल खेला गया था विधानसभा में वो आप नुकसानदायक है। किसको नुकसानदायक है? वो पर्दे के पीछे खेल किसने खेला? इस बार जो पर्दे के पीछे जो खेल खेला गया था वो अब इनको तकलीफ देगा, और कांग्रेस सैलाना के अंदर लीड लेगी। सैलाना के अंदर लीड लेगी। जी बताइए। भाई साहब ने बोला है कि मंगलसूत्र छीन लेंगे। कल ही कांतिलाल जी भूरिया ने बोला है कि जिसको 2 लाख रुपए बांट रहे हैं। हाँ, तो जिसकी 2 पत्नी है 2 लाख रुपए बांट रहे हैं, तो जो पहली पत्नी का मंगलसूत्र नहीं छिना रहा है? कैसी बात कर रहे हैं? इस देश की, इस लोकसभा की 50% महिलाएं वोटर्स हैं, एक भी महिला वोट नहीं देगी, उसके पति को छिनवा रहे हैं। मंगलसूत्र तो छिनवा ही रहते, पति भी गायब करवा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम स्कैनिंग कराएंगे, मतलब उनकी संपत्ति की जांच करवाएंगे, और उनका ऐसा नहीं बोला, ये आप लोग गांधी ने बोला है। मैंने संपत्ति का बोला, नेशनल न्यूज, तो उसका अभिप्राय क्या हुआ? स्कैनिंग क्या कराएंगे? आपने स्कैनिंग कराएंगे ना, संपत्ति की स्कैनिंग कराएंगे, और उसका आधा पैसा हम अल्पसंख्यकों को देंगे, तो ये बात गलत है ना? ये भी बोला अल्पसंख्यकों को देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ की चलती फिरती दुकान है। इनके नेता प्रधानमंत्री जो है हर रोज झूठ बोलते हैं, विचारों की गलती नहीं, उनको फॉलो करते हैं, तो ये भी उसी दुकान पे चलते हैं, तो इनकी भरोसा। जी बात, अगर प्रधानमंत्री जी को ये झूठा कह रहे हैं तो 2 बार से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से भारत में जीत रही है। आज भी इनकी ये हालत है कि रतलाम झाबुआ भी हम 2 लाख अधिक वोट से जीत रहे, और जो 400 पार का हमने नारा दिया, क्यों घबरा रही है? हमारे वरिष्ठ नेताओं ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। संविधान बीच में, लेकिन आप ही का नेता के बयान आते हैं हमें 400 सीट। हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर हमारे किसी सांसद ने, किसी मंत्री ने इस प्रकार का कोई बयान दिया, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको कहा कि इस प्रकार का बयान न दे।
उनने स्वीकार भी करा। कांग्रेस के लिए तत्कालीन योजना चालू हुई है, 2 शादी 2 लाख। और इनकी विचारधारा, जैसे आदरणीय दीदी अभी बोल रहे थे कि फालतू लोग बैठे, तो इनकी विचारधारा शुरू से ही चल रही है। पंडिया जी, जेएस का समर्थन आपको मिला है, और मिला है तो क्या सिर्फ मिला है या फिर साथ भी मिलेगा? साथ भी मिलेगा, और जो भी वोट था जयेश का वो पूरा कांग्रेस के फेवर में जाएगा, और कांग्रेस इस लोकसभा क्षेत्र से कम 2 लाख वोट से ये विजयश्री मिलेगी। मूल मुद्दे की बात है महंगाई की स्थिति है बड़ी विकराल। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को सम्मानित, हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा में कहूँ तो फोकट का अनाज 80 करोड़ लोगों को देते हैं। इनने दावा किया था हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देते तो शायद 10 साल के 20 करोड़ रोजगार हो जाते। अमूमन एक परिवार में 4 व्यक्ति होते, एक घर में अगर एक रोजगार मिलता, 4 लोग उस परिवार के मेंबर थे तो 80 करोड़ हो जाते। यहाँ तो 80 करोड़ को फोकट का अनाज दिला रहा है, मतलब आप समझ लो कि इनने सबको दरिद्रता की स्थिति में डाल दिया। और हर तरीके से लूट है, चाहे वो जीएसटी के नाम पे हो, रेलवे के टिकट के नाम पे हो, आपके किस चीज में पैसा नहीं लग रहा, हर चीज में वसूली चल रही है। अब तो और कहने लग गए कि तो टेम्पू जरा बाहर निकल के नोट आ रहे हैं, टेम्पू से नई परिभाषा से बाहर निकल के देखिए कि मतलब भारत के जो प्लेटफॉर्म बने हैं वो एयरपोर्ट की तर्ज पे रोडे विकास भी हुआ, पूरा भारत में रोडों का जाल बिछा दिया गया है। महंगाई पर कुछ सवाल ले लेते हैं, क्योंकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई बताइए। महंगाई जैसी बढ़ी है वैसे सभी की आय बढ़ी है। आज एक मजदूर को 500 रुपए मिलते हैं, क्या से भी पूछ लेते बैठे हुए, आप पूछो 500 रुपए मिलते हैं। आज कोई भी मजदूर यहाँ खड़ा रहता है 500 रुपए में पूछ लेते हैं, बताइए। मिल कहाँ रहा है, बैठे हुए काम ही नहीं मिलता है, क्या करे? मिल रहा है? नहीं मिल रहा, काम मिल रहा है, मिल रहा है, क्या काम ही नहीं मिल रहा, कहाँ सो। हेलो सर, मेरे घर पर एक बैंककर्मी ने कब्जा कर रखा है। ये अपनी लोकल समस्या है भैया की। देखिए भैया, आपने मजदूरों को लेकर पूछा कि मजदूरों आपने अभी हाल ये लेके आए, इनको लेके आए बुलवाने के लिए, ये लेके आए पैसे देके। अब सब लोग खामोश हो जाना। मैं इनके कांतिलाल जी की वो परिभाषा बताता हूँ। ये रोजगार की ये कहते हैं कि रोजगार नहीं है, झाबुआ जिले में प्लान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर इतना रोजगार कर दिया है कि वहाँ आज से 30 साल पहले वहाँ का आदिवासी बाहर जाता था काम करने। आज ये कंडीशन है कि हर आदिवासी के घर, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, उनके घरों के पक्का मकान, उनके घर के यहाँ कार, मोटरसाइकिल, एक घर में 10-10 मोटरसाइकिल है। कहाँ से प्लान है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सलीम है। और अब दूसरी बात, अल्पसंख्यकों के विषय में बात करता हूँ। कांतिलाल जी इस रतलाम शहर से थोक बन वोट लेते हैं मुस्लिमों से। उन्होंने आज दिन तक रतलाम के किसी भी कब्रिस्तान में कोई योजना का फायदा नहीं दिलाया। माननीय चेतन जी का आभारी हूँ मैं कि उन्होंने हमारे शेरानीपुरा और शेरानीपुरे के पास में और आहट की चौकी और तमाम कब्रिस्तान में उन्होंने विकास के पैसे दिए हैं। अच्छा, अब ये भाई कह रहे हैं बेरोजगार है, ये भाई कह रहे हैं बेरोजगार है। अगर बेरोजगार होते ना तो रोज इतनी बड़ी बड़ी ड्रेस है, साफ सुथरी ड्रेस नहीं पहनता। बताइए जी, मजदूरी मिल रही है? हाँ साहब। कितनी मिलती रोज? मिल रही है 500 से 300 रुपए। उधर बैठे हुए हैं जो उनको मजदूरी नहीं मिल रही, आप वो बोलेंगे कि आप लोग लेकर हमारी जाती है 500 से 300 रुपए की मजदूरी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भगत भदौरिया और बसंत पंडिया जी का। आप हमारे साथ जुड़े हैं मनोज उपाध्याय और मनोज शर्मा जी। मनोज उपाध्याय कांग्रेस से हैं और उनको जिम्मेदारी मिली हुई है यहाँ की, और महाराष्ट्र से भेजे गए हैं। मनोज शर्मा जी भी हैं, दोनों मनोज हैं। चर्चा करेंगे। मनोज शर्मा जी, महंगाई को लेकर जवाब दे दीजिए, बेरोजगारी को लेकर और मजदूरी को लेकर, क्योंकि हम देख रहे हैं कई कीमतें, चाहे दाल की कीमतों की बात करें वो एकदम से बढ़ी है, और वो भी एक मुद्दा तो है, राष्ट्रीय मुद्दा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि महंगाई, ये तमाम चीजों को लेकर ही सरकार बदली थी 2014 में। देखिए, अभी मध्य प्रदेश के काफ़ी बड़े चैनल पे उसकी डिबेट हम कर रहे हैं,
जैसा अभी रोजगार वाली बात के लिए उन्होंने कुछ श्रमिक भाइयों से कुछ हाँ ना करवाई थी, तो इस तरह का झूठा प्रलोभन, क्योंकि आपने अपने चैनल में उन श्रमिक भाइयों को नहीं बुलाया, वो साथ में लेके आए और इसीलिए लाए थे कि वो वहाँ जो इशारा करेंगे वो जवाब देंगे। तो इस तरह की चीजें इनको नहीं करना चाहिए। चौराहे पे अभी डिबेट कर रहे हैं, इसके जस्ट पीछे ये मजदूरों का चौराहा है, ये मजदूरी के लिए सुबह खड़े थे और इनको जब मजदूरी नहीं मिली है प्रश्न किया था, अभी आपने प्रश्न किया था। अगर आदरणीय बोल रहे हैं, इनकी लाइन में पीछे मीडिया वाले बैठे हुए, तो क्या मीडिया वालों को तो आमंत्रित है भैया। अगर इस तरह मजदूर बैठ गए हैं, मनोज शर्मा जी से जवाब देखो, उन्होंने आमंत्रित बाकी सब लोगों को किया है, वो श्रमिक भाई को नहीं किया है, ये कह रहा हूँ। ये गलत है, ये मजदूरों का चौराया है। ठीक है, कोई बात। मनोज शर्मा जी बोले। अभी ये बात कर रहे थे कि हमने राम मंदिर का ताला खुलवाया था। अरे भैया, तुम सबसे बड़ी अगर विरोधी है राम जी की, तो वो कांग्रेस है, पूरा भारत जानता है, विश्व जान रहा है कि उनकी एक एक गतिविधियों के लिए इसके विरोध में, और वो जो अभी चैलेंज दे रहे थे भाई साहब यहाँ से पंड्या जी कि मुझे आप एक भी सबूत बताइए। कपिल सिब्बल जी कौन है? कांग्रेस के नेता। उन्होंने रीट दायर की, उन्होंने काल्पनिक उसमें लिखा कि राम काल्पनिक थे और इसका कोई वजूद नहीं है। मनोज उपाध्याय जी से जवाब ले लेते हैं वो। जी सुनो, मैं आपको जवाब देता हूं। मनोज शर्मा जी ने हमारे वकीलों पे आरोप लगाया वकालत और डॉक्टरी और सीए का काम करना। सीए मनोज शर्मा जी, सुनिए तो मेरी बात सुनो आप। सीए, वकील और डॉक्टर पार्टी के प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहे, वो उन्होंने अपने प्रोफेशनल काम किया है। पार्टी ने उनको वकील नहीं बनाया, उनको बाबरी मस्जिद ट्रस्ट ने कपिल सिब्बल को और बाकी लोगों को वकील बनाया। वो उनकी प्रोफेशनल फीस लेके वो अपना काम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आप बोल रहे हो कि महंगाई और बेरोजगारी, 60 रुपए का पेट्रोल आप 100 रुपए में बेचने लगे, 110 रुपए में बेच रहे हो, और आप बोलते हो महंगाई नहीं है। मनरेगा को आपने खत्म कर दिया, गरीबों के लिए कोई रोजगार का साधन नहीं है, और 40-60 रुपए बिकने वाला सरसों का तेल आज 210 रुपए में बिक रहा है, 65 रुपए की दाल 200 रुपए में बिक रही है। आप बोलते हो महंगाई नहीं है। 18 रुपए का आटा आज 50 रुपए में बिक रहा है। नरेंद्र मोदी की पहली निकम्मी सरकार है जिसने आटा पर भी, दूध पर, दही पर जीएसटी लगाया है। अब आप बोलते हो कि सरकार नहीं है। फसलों की बात करते तो किसानों को उसका दाम भी मिल रहा है ना। किधर मिल रहा है? किसान को नहीं मिल रहा है। आप एमएसपी नहीं दे रहे हो, आप एमएसपी नहीं दे रहे हो, आप किसानों को हक नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे हो। आ रहा हूं आपके पास। उद्योगपतियों के बिना भी विकास नहीं हो सकता, उनकी भी हिंदुस्तान में 2 उद्योगपति अडानी अंबानी चलेंगे क्या? अब तो अडानी अंबानी को तो आप पर भी आरोप लगा दिए कि भाई साहब, के पैसे मुझे शर्म आती है बात सुन के प्रधानमंत्री के मुंह से। इनकी ईडी सीबीआई राख आके क्या कर रही है? अगर नोट भर भर के टेम्पो में अगर वो लोग हमारे पास पहुंचा रहे हैं, अरे नोट तो कांग्रेस के लोगों के लिए ईडी और सीबीआई को बेकार है, बंद कर देना चाहिए। नोटों की गड्डियां तो इनके यहाँ से पकड़ी जा रही है। मनोज शर्मा जी, शहर अध्यक्ष भी जुड़ गए रतलाम के। सर, काफी बड़ी चुनौती है आपके कंधों पर, क्योंकि यहाँ की लीड कम करना है। 60,000, अगर 90,000 के करीब से कांतिलाल भूरिया हारे थे तो सबसे बड़ा हार का कारण था आपका शहर। जी निश्चित रूप से, लेकिन अब ये मान के चलिए कि मतदाता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का मानस बना चुका है, और निश्चित तौर पर रतलाम शहर से अच्छे परिणाम हम लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। कारण? क्योंकि ये बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की लहर है शहरी इलाकों में खासकर। धर्म की आड़ में राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का कार्य है, लेकिन अगर व्यावसायिक और धरातल पर अगर मुद्दे देखे जाएं, पूरा शहर बेरोजगारी से त्रस्त है, और पिछले 5 वर्ष से जो सांसद जी जो थे नदारत रहे, जिनकी गारंटी मोदी जी ने और स्थानीय मंत्री जी ने ली थी, वो पूरे 5 साल तक उनके कार्यकाल निष्क्रिय रहा। उसको रतलाम की जनता ने उनको भुगता है। पिछले 10 साल उनके कार्यकाल में मात्र 10 लाख रुपए सांसद निधि से प्राप्त हुए, और रतलाम शहर में कोई भी विकास की योजना नहीं मिली। जनता निराश है, हताश है, और इस कारण कांग्रेस की तरफ उम्मीद भरी निगाह से देखता है। तो आपने बता दिया, एक सवाल और है आपसे, गुटबाजी ऑल इज वेल है कि गुटबाजी है? नहीं, कांग्रेस पूरी तरह से एक है और पूरी ताकत से बोल रहे। रतलाम ग्रामीण में बहुत सारे खेमे आपके यहाँ, रतलाम शहर में महापौर का जो चुनाव लड़े हैं वो अब दिख नहीं रहे। नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जो बिकाऊ थे वो बिक गए हैं, जो टिकाऊ हुए वो सब टिके हुए हैं और पूरी ताकत से, शक्ति से लगे हुए हैं। बिल्कुल। पूर्व विधायक भी जाने की चर्चा थी आपके यहाँ से, एक तो चले गए आलोट वाले। तो ये भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से दबाव डालाकर और जिस प्रकार से येन केन प्रकरण उनका दल बदल करी, इनकी घबराहट साबित हो रही है। जो 400 पार का दावा करने वाले थे वो घबराहट में हमारे दल के नेता कहाँ, जहां भाजपा पूरी जो घोषणा कर रही थी कि कांग्रेस मुक्त देश, आज भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई है। दरी इनको बिछानी है हमारे नेताओं की। मेरा यह कहना है शहर अध्यक्ष जी से कि कांतिलाल जी भूरिया
चुनाव के समय नजर आते हैं। आपके रतलाम शहर में पारस दादा चुनाव लड़े, कितनी सभा करी है, सेलाना में कितनी सभा करी है कांतिलाल जी भूरिया ने, रतलाम पूछ रहा था मैं, रतलाम ग्रामीण में कितनी सभा करी है कांतिलाल जी भूरिया। ओनली बरसात की तरह जो पानी आता है इस तरफ नजर आते हैं, और कांतिलाल जी भूरिया इस क्षेत्र से और रतलाम ग्रामीण और रतलाम शहर से हजारों वोट से हारेंगे। और हमारे गुमान सिंह डामर जी ने 8 लाइन का प्रोजेक्ट दिया है, और मध्य प्रदेश सरकार में अनेक जन कल्याणकारी। मैं अगर गुमान सिंह जी डामोर पूरी तरह से सक्रिय रहे और रतलाम शहर में बहुत काम किया, तो क्या कारण था पार्टी को उनका टिकट बदलना पड़ा? एकमात्र कारण था उनकी निष्क्रियता, जिसके कारण रतलाम शहर का विकास अवरुद्ध हुआ और पार्टी ने उनका टिकट बदला। यह सबसे बड़ा सबूत है। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल है। जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बोला था कि किसानों के हित के लिए एमएसपी लागू करना चाहिए। पिछले 10 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, आप एमएसपी लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? बताइए जी भैया, इनके नेता जो विधायक भी रहे और महापौर भी रहे, पूरा शहर जानता है कि उनका काम क्या है। आरटीआई लगाओ, दलाली करो, प्रश्न लगाओ विधानसभा के, फिर उसके बाद में रात को 11 बजे के बाद बुला के दलाली करो। पूरा शहर जानता है। अगर वो कहीं पे भी उनका 2 ही काम है, आरटीआई लगाओ, विधानसभा में क्वेश्चन लगाओ, फिर उसके एवज में ये जो कह रहे ना कि हमारे कार्यकर्ता दरी बिछाने, ये चिंता न करे, इनके कांग्रेस दल की चिंता करे चुनाव के बाद। लेकिन ले जाने की जरूरत क्या पड़ती है? नहीं, वो जिस नेता को लेकर आप आलोट से गए हैं, उनके ऊपर लूट की धाराएं लगी है, आप ही की सरकार। वो स्वयं आए, हम लोग को लाने की जरूरत नहीं। आपने ले भी ली। 18 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी में अगर कांग्रेस के लोग आ रहे हैं तो उनको हमारे सिद्धांत, मैं आऊंगा सबके पास, हमारे सिद्धांत, हमारे काम करने का तरीका। दूसरा, ये जो बार बार ये कह रहे प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री जी ने तो वो करा है कि 2047 तक पूरे विश्व में भारत सिरमौर बनेगा। मनोज उपाध्याय, प्रधानमंत्री जी ईमानदारी की बात करते हैं। आप सुनिए जरा सा, ग्वालियर मध्य प्रदेश की सभाओं में बोलते हैं अभी 29 घंटे प्रधानमंत्री जी ईमानदारी। सुनो तो आप, अरे मेरे मित्रों जरा सुनो। प्रधानमंत्री जी ईमानदारी की बात करते हैं। मध्य प्रदेश से बोलते हैं अजीत पवार 70,000 करोड़ का आरोपी है, उसको सजा होनी चाहिए। दूसरे दिन उसको अपनी सरकार में लेते हैं, वित्त मंत्रालय देते हैं, उप मुख्यमंत्री पद बनाते हैं। ये इनका ईमानदारी का सर्टिफिकेट है। अशोक चौहान के ऊपर पार्लियामेंट में आदर्श घोटाले का आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी दूसरे दिन ज्वाइन करने के बाद उनको सांसद बनाती है, राज्यसभा में भेजती है। यह ईमानदारी का परिभाषा इनके पास, काहे की ईमानदारी इनके पास? सारे चोर, जो भी चोर इनकी नजर में थे, वो जब इनके पास आ जाते हैं तो उनके पास पद पाते हैं। मतलब क्या स्पेशल ये गंगा बहाते हैं कि वॉशिंग पाउडर बहा रहे हैं? मनोज उपाध्याय जी बताइए। ये जो चुनाव भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी के नाम पे लड़ रही, मैं किसानों का प्रतिनिधि, मैं पूछना चाहता हूँ कि 14 और 19 में मोदी जी ने की गारंटी के नाम पर ही चुनाव लड़ा गया। हम किसान हैं, हम ये चाहते हैं कि मोदी जी एमएसपी पे खरीदने की गारंटी का कानून 1 लाइन क्यों नहीं लिख के देना चाहते इस देश के अन्नदाता किसानों को? एमएसपी जो है C2 प्लस 50% जो है, उस आधार पर डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पे एमएसपी क्यों नहीं घोषित की जा रही है? और हिंदुस्तान का जो अन्नदाता किसान है, उस किसान के कर्ज माफी की घोषणा मोदी जी क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरी तरफ हिंदुस्तान के पूंजीपतियों के 16 लाख करोड़ का आपने कर्जा माफ कर दिया। हमारे जैसे भाई साहब बोल रहे थे एमएसपी पे, स्वामीनाथन नाथ की जो कमेटी जो बनी थी, उस कमेटी ने जो गेहूं का समर्थन मूल्य 2700 का जो बताया था, सुनिए, 3000 ऊपर बिक रहा है। आपने गारंटी ली थी चुनाव में, 27 का बोला, 3000 ऊपर बिक रहा है। 20 रुपए किलो लहसन बिकती थी, आज 500 रुपए किलो लहसन बिक रही है। लहसन आप सोच लो कितना लहसन। माननीय मैं किसान नेता से कहना चाहता हूँ, कल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कल ही मध्य प्रदेश जी के मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मोहन जी यादव ने, हम 3000 रुपए में गेहूं खरीदेंगे। भैया इधर आइए। पंड्या जी बोल रहे थे तो आप उनको बोल रहे थे कि अभी कितने घंटे, 29 घंटे बचे चुनाव में, अभी भी कुछ भी हो सकता है। पंड्या जी भी आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात क्या भरोसा? जी चिंता करें।
मेरा निवेदन है कि ये इनकी चिंता करें। मेरे पास बहुत लोग संपर्क में है कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम कर्मठ लोग हैं। ये ना, ये कोई हमारे वो नहीं है, ये उन लोगों को ला रहे हैं जिनके ऊपर ये प्रेशर बना के काम कर सकते हैं। आवारा पशुओं से बहुत लोग परेशान हैं। इनके बहुत इनकी पार्टी नहीं, आप शब्द नहीं भाई। इनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष इसलिए आ गए क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उनको समय नहीं दिया। जब जिला अध्यक्ष की हालत है तो इनके क्या हालत होंगे? ठीक है, देखिए मनोज शर्मा जी जवाब ले लेते हैं। आप लोगों को इतने नेताओं की लाने की जरूरत क्यों है? आखिर इतने मजबूत है? एक सवाल दोनों से दूंगा, बस क्लोज करना है। आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आज हमारे कांग्रेस के यहाँ भाई बंधु भी बैठे हैं, उसका कारण समझ लें। जो मैंने अध्ययन किया है, कांग्रेस का सनातन विरोध उसके पतन का सबसे पहला और बड़ा कारण है। ये जब तक सनातन का विरोध करेंगे, जब तक राम का विरोध करेंगे, जब तक हिंदुओं का विरोध करेंगे, इनका पतन इसी तरह से होगा। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव की पार्टी है। कांग्रेस ने कभी सनातन धर्म क्यों नहीं नजर आता? कभी सनातन धर्म का विरोध नहीं किया है। देख रहे थे ये फर्जी राष्ट्रवादी है, फर्जी हिंदुत्ववादी है। इनको हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है। और जहाँ ईमानदारी की बात, भाइयों का शोषण, ईमानदारी की बात, ठीक है। इनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने, पूरी के पूरी कांग्रेस खाली कर डाली। ठीक है, पाकिस्तान भैया अगर ये लोग इतने ज्यादा नरेंद्र मोदी चिल्ला रहे हैं और महिलाओं के पक्ष में ये लोग बोलते हैं, अरे हम ही नहीं, पूरा विश्व चिल्ला रहा है, तो इन्होंने राष्ट्रपति महिला है उसको क्यों नहीं बुलाया? कहाँ पर? अरे वो संवैधानिक पद होता है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्रोटोकॉल होता है। एक मिनट, कि मैं रेलवे से रिटायरमेंट आदमी हूँ। मैं अभी रेलवे हॉस्पिटल गया था तो मैंने 2 महीने की दवाई मांगी डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी तो तुम दवाई ले लो, मगर ये जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं ना, अभी ये आने वाले समय में ये सब खत्म कर देंगे और तुम्हें पैसे से दवाई लेनी पड़ेगी। बात लाओ, देखिए कैसा भ्रम चल रहा है। कांग्रेस लाओ देश में। एक सवाल है, ये जितने यहाँ पे लीडर बैठे हुए हैं, इनके घर के छतों पे देख ले अगर कांग्रेस के झंडे लगे हुए हैं, देख सकते हैं। ये तमाम मुद्दे हैं यहाँ के चुनावी। मैं आप दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगा, समय की कमी है, और रतलाम की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। रतलाम की नगरी में आप सभी का स्वागत है। अब हम मिलेंगे खरगोन में। नमस्कार।